वेलकम बैक। ग्रेट डिबेट में दोबारा खुशामदीद। सोहेल साहब, आपसे और अहमद साहब, आप दोनों से ये सवाल करूंगा क्योंकि अहमद साहब ने कहा कि जुडिशरी को इसमें नहीं होना चाहिए, जो आसिफ सईद खोसा साहब का फॉर्मूला था। आपने भी कहा कि सियासी जमातों को होना चाहिए, इदारों को नहीं होना चाहिए। सलमान साहब कह रहे हैं कि इदारों के बगैर तो फ़ायदा ही नहीं होगा। और दूसरा, अगर हकीकत भी देखें, आपने खुद इस बात का जिक्र किया सोहेल साहब कि हमारे यहाँ जुडिशरी जो है वो वज़ीर आज़म को निकालने में अपना एक रोल अदा करती रही है। अभी भी जो सिंबल वाला मामला था वो जुडिशरी की तरफ से फैसला आया। और फिर ये भी कहा जाता है कि सिर्फ जुडिशरी नहीं, इस उन फैसलों के पीछे एस्टैब्लिशमेंट की भी एक छाप थी। तो फिर क्यों इन इदारों को नहीं होना चाहिए अगर मीसाक जमहूरियत साइन करनी है तो? या तो आप दुनिया के असूल ही बदल दें। क्या दुनिया के किसी जमहूरी मुल्क में जो अदारे हैं उनको आइन के तहत ये इख्तियार है, तो फिर तो ठीक है, पाकिस्तान में भी ये इख्तियार दे दें। फिर आप जमहूरियत की बात ना करें, आप ये कहें कि हम वापस 1973 के आइन से पीछे जाना चाहते हैं। तो देखें, मैं तो ये कह रहा हूँ कि फ़ौज भी और अदलिया भी आइन पर हलफ उठाती है। इसका मतलब है मानती है तो उठाती है ना, उसी के तहत उनकी तकर्रियाँ हुई हैं। सवाल सिर्फ ये है कि पाकिस्तान की सियासी जमातों ने अपना रोल नहीं अदा किया। इनको इकट्ठे होके आइन की हिफाजत करनी चाहिए थी। एक को मार पड़ती है, दूसरा तालियां बजाता है, दूसरे को मार पड़ती है, तीसरा तालियां बजाता है। जब आप तालियां बजाते रहेंगे और इकट्ठे नहीं होंगे आइन के पीछे, तो आपके साथ यही होता रहेगा। आप नहीं होंगे, कोई और नया आ जाएगा। तो भाई, बुनियादी बात तो ये है कि जिस मुल्क पर सिर्फ दो चीज़ों पर पाकिस्तान में जो है कंसेंसस है, कायदे-ए-आज़म पर और आइन पर, तो आप भी उस पर मुत्फिक हो जाए और उसके पीछे खड़े हो जाए। लेकिन आप सिर्फ इक़्तिदार की खातिर जो है कुट भी खाते हैं, मार भी खाते हैं और चंद दिन का बगैर इख्तियार के इक़्तिदार भी ले लेते हैं। भाई, ये क्या सियासत है? यही बात तो क्यों नहीं समझते? मैं अर्ज करूं, जी जी सर, ये मैं सलमान अख्तर राजा साहब की बात से पूरी तरह मुत्तफिक हूँ। तमाम सियासी जमातें मिल जाएं तो भी उससे फ़र्क वाक़ई नहीं होगा। तो हमारे पाकिस्तान के एक बहुत ही ब्रिलियंट सियासतदान गुजरे हैं, हुसैन शहीद सौरवर्दी मरहूम। उन्होंने एक बड़ा मारूफ जुमला कहा था कि 0 + 0 + 0 + 0 = 0। सियासी जमातों के तमाम तर एहतराम के बावजूद ताकत की डायनामिक्स में सियासी जमातों के सबके मिल जाने से कुछ नहीं होगा। ये इसलिए कुछ नहीं हुआ, वेल वड़ाई साहब सही कह रहे हैं, ये जमहूरियत, ये एक बहुत यूनिक किस्म की जमहूरियत है जो पाकिस्तान में है, जिसके अंदर बार बार वही चीज़ हो रही है। और हम कहते हैं कि इस दफ़ा शायद उन्हीं एक्टर्स के खेलने के बाद मतदाताज मुख्तलिफ होंगे, ऐसे नहीं होगा। उनको इसमें इंडक्ट करके बात करनी पड़ेगी। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का और कोई एजेंडा हो ना हो, ये एजेंडा है। अनफॉर्चुनेटली ना PMLN की गवर्नमेंट ने अपनी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में गुफ्तगू की, ना PTI ने की। उसमें एक ही एजेंडा हो कि आप बैठें, आप बताएं आप क्या करना चाहते हैं मुल्क के साथ। उनके साथ इत्तफाक राय नहीं होगा, तो सियासी जमातों के मिल के फैसला करने से कुछ नहीं होगा। अच्छा, अब यहाँ पे ये जी खिलाफ करना चाहूँगा। देखें, जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ ना, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के बाद 10 साल जमहूरियत को मिले, जमहूरियत डीरेल नहीं हुई, तो ये कैसे मुमकिन है कि सियासी जमातें इकट्ठी हो जाएं? 1958 का मार्शल लॉ, सियासी जमातें इकट्ठी हुई तो ख़त्म हुआ। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बैठी तो जनाब वो ख़त्म हुआ। ज़ियाउल हक के ख़िलाफ़ MRD बनी तो अल्टीमेटली वो ख़त्म हुआ। तो बुनियादी बात है कि सियासी जमातों का जब तक इत्तेहाद आपस में बुनियादी नुकात पर नहीं होगा, उस वक्त तक तब्दीली नहीं आएगी। पहले और आप आवाम को भी एक पार्टी एस्टेब्लिशमेंट से मिल जाती है और वो कहना शुरू कर देती है कि जनाब ये दूसरे चोर हैं। दूसरी पार्टी जो है वो मिल जाती है, वो कहते हैं कि जनाब ये तो योधी एजेंट है। ये 2000 तो ये दोनों मार्शल लॉ की रात खत्म होती है, सवेरा नहीं होता सर। एक मेरा भी एतराज़ है। देखिए, हमने जो कोशिश की, पहले पीपल्स पार्टी को इक़्तिदार मिला कंसेंसस से, जिस पे आज भी कंसेंसस है, फिर 125 के साथ दोबारा 18वीं तरमीम की। तो आप इस तरह से ना, मतलब हर पार्टी एक जैसी नहीं है। हम कोशिश करते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कोशिश करती है, ना भी हो हमारे पास नहीं, लेकिन जो पहला चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी था 2006 का, उसकी खिलाफ वर्जी पीपल्स पार्टी ने भी की और नून लीग ने भी की। 2006 में चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे दस्तखत किए और 2007 में NRO पे दस्तखत हो गए। नहीं, NRO पे दस्तखत तो देखिए, उस पर अगर यूनिफॉर्म नहीं उतरती तो वो तो बैठा रहता, आज भी वो जब तक रहता वो रहता। मैं उस वक्त लंदन में था जब मोहतरमा आई हैं, उन्होंने कहा उसकी ताकत किस में है।
हमने कहा जी यूनिफॉर्म में, तो उसने कहा जब तक वो यूनिफॉर्म नहीं उतारता उसका हम कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और फिर मियां नवाज शरीफ साहब को मनवाया, ये तो बाइकआउट करके बैठे थे ना 2008 के इलेक्शन का। अगर मोहतरमा नहीं मनाती, मोहतरमा ने कहा कि वो इंटरनेशनल सपोर्ट उसको मौजूद है, अगर हम इलेक्शन का बाइकआउट कर देंगे वो 2/3 अक्सरियत ले जाएगा, फिर आप क्या करेंगे? अच्छा, अब वो रोल प्ले किया। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं बहुत चौधरी साहब की तरह, मुझे 10-11 साल हुए हैं सियासत में आए, इससे ज़्यादा नहीं है, लेकिन आप स्टूडेंट पॉलिटिक्स। जी बिल्कुल ठीक है। मियां नवाज शरीफ साहब के दौर में मैंने मियां नवाज शरीफ साहब को असर्ट करते देखा है। उन्होंने अपनी स्पेस जो है उसे क्लेम किया है। हाँ। और स्पेस क्लेम होती है जब आप स्पेस को क्लेम करते हैं। मैं इसी बात को स्ट्रगल कह रहा हूं कि अगर सब मिलकर स्ट्रगल करें, वरना एक एक करके तो करते ही रहेंगे। आज जिस पोजीशन में राजा साहब करेंगे जरूर, मुझे मेरे दोस्त हैं, करीबी दोस्त हैं, मुझे मालूम है ये क्या करेंगे, ये स्ट्रगल जरूर करेंगे और हम भी स्ट्रगल करेंगे। कोई शख्स लेजिस्लेटिव स्ट्रगल करेगा, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रगल करेगा, लेकिन बात यह है किसी को फोटो आपकी जरूरत नहीं है। हर बंदा अपने तई अपनी जिंदगी में कहीं ना कहीं पहुंच चुका है। किसी का किसी एक लीडर से हाथ मिला के फोटो ऑप से कुछ नहीं इस वक्त ना बनेगा ना बिगड़ेगा। लेकिन अगर आप हाथ मिलाएंगे, अगर आप सारे इकट्ठे होंगे तो लेजिस्लेटिव स्पेस भी क्लेम करेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव स्पेस भी क्लेम करेंगे। अगर हम एक दूसरे के बुग्ज में, एक दूसरे से के प्रेजुडिस में, एक दूसरे के साथ पोलराइज्ड व्यू लेकर चलते रहेंगे और कहेंगे कि आप क्यों नहीं खड़े होते, हम भी कहेंगे आप क्यों नहीं खड़े होते। अगर आप मुझे इजाज़त दें तो हम अब अपने दूसरे सवाल पे आ जाते हैं। और हमारा दूसरा सवाल ये है कि अगर नया मिसाक जमहूरियत जो है उस पर इत्तफाक राय होता है तो उसके बुनियादी निकात क्या होंगे? अहमद बिलाल महबूब साहब, आप शुरू करें। तो हमारा एक ही नुक्ता मेरे ख्याल में होना चाहिए, हमारी जो डेमोक्रेटिक स्पेस है उसमें अनडेमोक्रेटिक फोर्सेस की इनग्रेस है, उनकी बल्कि डोमिनेशन है। वो फैसला करते हैं कि कौन आएगा, कौन जाएगा, कब आएगा, कब जाएगा, कितना काम करेगा, कितना नहीं कर सकेगा। ये बुनियादी सवाल है कि ये उनका काम नहीं है। इसके ऊपर इत्तफाक राय होना चाहिए कि ये उनका काम नहीं है, ये मुल्क के मफाद में भी नहीं है। वो शायद इसलिए करते हैं इस ख्याल से कि मुल्क के मफाद के, बड़े मफाद में, अजीम तर मफाद में यह है कि हमें फ़ैसले करने हैं। लेकिन हकीकत यह है कि तारीख़ ये बताती है कि जब भी वो लोग फैसला करते हैं मुल्क का नुकसान होता है। तो इसी एक नुक्ते के ऊपर इत्तफाक राय होना चाहिए। बाकी सियासी जमातें आपस में मामलात को हैंडल कर लेती हैं, वो उनका इख्तलाफ राय इतना बड़ा नहीं होता। लेकिन जब गैर जमहूरी इदारे इसमें मदाखलत करते हैं तो वो मामला ख़राब करते हैं, किसी एक जमात को साथ मिला लेते हैं, कभी दूसरी को मिला लेते हैं। तो इसी एक नुक्ते के ऊपर फोकस होना चाहिए कि हमारे मुल्क में सिविल मिलिट्री रिलेशंस की सही इक्वेशन क्या होनी चाहिए। ये जो 2006 में मीसाक साइन हुआ था उसका नुक्ता नंबर 22 गालिबन वही है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। मैं पढ़ देता हूँ। वी शैल नॉट जॉइन अ मिलिट्री रिजीम और एनी मिलिट्री स्पॉन्सर्ड गवर्नमेंट। नो पार्टी शैल सॉलिसिट द सपोर्ट ऑफ मिलिट्री टू कम इनटू पावर और टू डिसलॉज अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। ये तो लिखा हुआ था पहले ही। इस पे किस हद तक अमल दरामद हुआ? 6 पार्टीज इस पे और दस्तखत कर दें तो उसमें कैसे अमल दरामद होगा? नहीं, मैं तो अर्ज कर रहा हूँ कि असल पार्टियों को दस्तखत करने चाहिए। मैं तो ये कह रहा हूँ। अच्छा, अब सुहेल वड़ाई साहब, एक अहम सवाल ये है कि ये जो 2006 का जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी है, इसके बहुत से अहम नुकात जो हैं उस पर किसी हुकूमत ने भी अमल दरामद नहीं किया। तो क्या उन नुकात को नए चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में शामिल किया जाना चाहिए? मसलन एक मैं मिसाल देता हूँ कि जो पुराना चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी है उसका जो पॉइंट नंबर 28 था कि तमाम पॉलिटिकल प्रिजनर्स, सियासी असीर जो हैं उनको रहा कर दिया जाएगा। तो क्या जो नया चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी होना चाहिए उसमें ये शिक शामिल की जाए कि जो भी हुकूमत में आए वो हुकूमत में आने के बाद अपने सियासी मुखालफिन को जेलों में नहीं डालेगा और जो जेलों में हैं उनको रहा कर देगा? देखिए, बुनियादी बात तो ये है ना कि पहले सियासी जमातें, पहली तो ये बात तय होनी चाहिए क्या इस मुल्क में जमहूरियत होनी है या नहीं होनी। ये कॉन्स्टिट्यूशन ने तय कर दिया। कॉन्स्टिट्यूशन ने ये भी तय कर दिया कि अदारों का क्या क्या रोल है। अब सवाल ये है कि ये जो सियासी जमातें ये जो कह रही हैं सियासी असीरों को रिहा करना, ये तो बड़ी छोटी बात है। जमहूरियत में तो आप किसी को गलत गिरफ्तार ही नहीं कर सकते। तो जो अगर गलत कोई गिरफ्तार हुआ है सियासी तौर पर तो उसको रिहा होना चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ये
सियासी जमातें अपने लोगों की भी तरबियत करें, अपने अंदर भी जमहूरी कल्चर लाएं, तो क्यों नहीं मुमकिन कि इनकी जदोजहद कामयाब हो। मैं नहीं समझता कि अदारों से किसी डायलॉग की ज़रूरत है। सियासी जमातें अगर इकट्ठी हो जाएं, पाकिस्तान के लोग इकट्ठे हो जाएं, तो कोई ज़रूरत नहीं है किसी नए चार्टर की। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान काफ़ी है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान पर लेटर एंड स्पिरिट अमल होना चाहिए। सियासी जमातों को भी ये समझना चाहिए कि हम कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर जाकर जो मिलिट्री की इंटरवेंशन को एक्सेप्ट करते हैं और दूसरों को मरवाते हैं अपने मुखालफ को, ये बंद होना चाहिए। जिस दिन ये बंद हो जाएगा, पाकिस्तान में सियासी जमहूरी कल्चर आ जाएगा। तो ये इमरान खान को भी एतराफ़ करना चाहिए कि हम ये माजी में गलत करते रहे हैं फ़ौज के साथ मिल के। जिस दिन ऐलान आएगा वो बहुत बड़े आदमी हो जाएंगे। नून ने और पीपल्स पार्टी ने ये एतराफ़ किया था चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में कि हमने गलत किया, लेकिन फिर वही कर रहे हैं जो माजी में गलत करते रहे हैं, अब फिर सॉलिसिट कर रहे हैं। तो ये बुनियादी बात यह है कि ये भी अपने रवैये ठीक करें और वो भी अपना, इमरान खान भी एतराफ़ करें कि मैंने जो मीडिया पे पाबंदियाँ लगाई हैं, मैंने जो अदलिया के ख़िलाफ़ रेफरेंसेस दिए हैं, मैंने जो फ़ौज के साथ मिल के हुकूमत की है, ये गलत किया है। तो और इसी तरह ये भी करें और आगे जमहूरी कल्चर को बढ़ाएं। लोगों की मर्ज़ी, आवाम की मर्ज़ी की हुकूमत होनी चाहिए। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है उस पर अमल होना चाहिए। दो मैं बिल्कुल मैं किसी हद तक इत्तेफाक करता हूँ बड़ाइच साहब से कि फिर मैं अर्ज़ करूँ, जो इंटरव्यू दिया इमरान खान साहब ने जेल में, जिसके बाद अब सहाफ़ियों को निकाल दिया गया है कि वो इंटरव्यू ना दे सकें, मैं वहाँ मौजूद था जब उन्होंने इंटरव्यू दिया। उनसे पूछा एक सहाफ़ी ने, गालिबन साकिब बशीर साहब ने, कि क्या आप समझते हैं कि 2018 में जो आपने हुकूमत की या आपकी गलती थी? उन्होंने बरमला कहा ये मेरी गलती थी, मैं मानता हूँ कि मुझे उस वक्त नए इलेक्शन का तकाजा करना चाहिए था, मुझे जिस तरह हुकूमत कायम की गई उसको नहीं मानना चाहिए था। उन्होंने कहा मैं मानता हूँ, आप लिखें ये मेरी गलती। ये ऐसा नहीं है कि गलती का एतराफ़ नहीं लोग कर, बिल्कुल एतराफ़ हो रहा है। और ये जो बात अहमद बिलाल महबूब साहब ने की वो बुनियादी। देखिए, असगर खान केस मैंने लड़ा था, जब ये असगर खान केस ख़त्म हुआ, और असगर खान केस क्या था, 1990 के इलेक्शन के बारे में था ना, और 1990 के इलेक्शन में फैसला हो गया था कि उस केस के दौरान उस वक्त के जो सरकर्दा हमारे हजरात थे, असद दुरानी साहब ने एफिडेविट फाइल किया कि हमने सारा ऑपरेशन इसलिए किया बिकॉज द हाई कमांड हैड डिसाइडेड दैट बेनज़ीर भुट्टो इज़ अ नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट एंड मस्ट नेवर बी अलाउड टू कम बैक इनटू ऑफिस। बेनज़ीर भुट्टो जो थी नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट, इसलिए उनका हमने किया। 12 महीने की हमारी हेयरिंग्स हुई, रोज़ हेयरिंग होती थी, और उसके आखिर में जब अदालत ने फैसला दिया, शॉर्ट ऑर्डर दिया कि यू नाम लेकर violated your oath of office. Your oath forbids you from participating in the political process. You subverted the constitutional process. You subverted the democratic process by spreading, distributing money, IJI, जो कुछ भी हुआ हम जानते हैं क्या हुआ। उसका एक ही हदफ था कि बेनज़ीर भुट्टो को सियासत से बाहर कर। ये सब बात शॉर्ट ऑर्डर में लिखवा कर, कह कर जब अदालत खड़ी हुई, तो एक जनरल साहब मेरे इस तरफ थे रिटायर्ड, एक जनरल साहब मेरे इस तरफ थे, मैं रोस्ट्रम पे खड़ा। इन जनरल साहब ने एक लम्हे के लिए पीछे हुए और फिर मुझे कहती हैं, व्हाट आई डिड वाज सेक्रेड, आई विल डू इट 100 times again। अब ये वो जहन है, देखिए ये वो जहन है, मुझे नहीं पता इस जहन को हम सब मिलकर कैसे तब्दील करेंगे, लेकिन तकाजा जरूर करना है। जनरल साहब ने जो अब एक किताब लिखी है उसमें उन्होंने कुछ और लिख दिया। उन्होंने, मैंने अगले दिन डॉन में मकाला लिखा, आप 10 अक्टूबर 2012 का डॉन देखिए, उसमें मेरा ऑपेड है, मैंने शुरू ही यहाँ से किया, आई वुड डू इट 100 times again। मैं अगर एक फिक्रा अगर मैं कह दूँ, देखें सलमान अकबर राजा साहब, आप सारे लोग वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ चुके हैं। सारी दुनिया में ये मुश्किल आई, सारी दुनिया में कभी भी सियासतदानों को या अवाम के नुमाइंदों को इक़्तिदार को आसानी से तो नहीं मिला। सवाल ये है कि इसके लिए स्ट्रगल की जाती है, सियासी जमातें स्ट्रगल करती हैं, आपस में मिलती हैं, मफाहमत करती हैं। ये आप स्ट्रगल भी करें, आप मफाहमत भी करें और अपनी माजी की गलतियों का एतराफ़ भी करें, ठीक हो जाएगा। हो सकता है कुछ अरसा लड़ना पड़े, लेकिन अल्टीमेटली हमने देखा है कि पाकिस्तान में बार बार जमहूरियत बहाल होती है, बार बार उस पर हमले होते हैं, लेकिन फिर अवाम उसको वापस छीन लेते हैं। हम भी इंशाल्लाह वापस जमहूरियत की तरफ जाएंगे, क्योंकि कायदे आज़म ने जब पाकिस्तान बनाया था जमहूरियत के ज़रिए बनाया था, लोगों का जहन जमहूरी है, और अल्टीमेटली पाकिस्तान के अंदर कोई भी जो गैर जमहूरी अनासर है उनको पीछे हटना पड़ेगा। नहीं, लेकिन एक सिर्फ देखिए ना,
बुनियादी तौर पर आपको पता है हमारा डेलीगेशन गया था GHQ में, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, और जनरल बाजवा साहब ने सबके सामने कहा था कि आप लोगों ने जो 18वीं तरमीम की है ये मुजीब के 6 निकात से भी ज़्यादा ख़तरनाक है और इसका खमियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। हम भुगत रहे हैं आज तक। मसला ये है कि अगर आप किसी को भी, कभी IJI बनती है, कभी IJI 2 बन रही है आजकल, तो ये ना करें, ये मुल्क को आगे बढ़ने दें, चीज़ों को इस तरह से ना करें। हम कहते हैं कि PTI को इलेक्शन लड़ने दें, उनका हक है, निशान उनका हक है। मैं हारता हूँ, मुझे हारने दे, मैं जीतता हूँ, मुझे जीतने दे। ये सिर्फ इनके साथ ही नहीं हो रहा, हमारे साथ भी इस इलेक्शन में इसी किस्म का सलूक हो रहा है। इन्होंने एक मिसाल दी, मैं नहीं देना चाहता इस वक्त रात को मेरे सपोर्टर्स के साथ क्या हुआ है। तो हर जगह पे ये हो रहा है, ये ना करें। मेरे चले मैं आपको दिखाता हूँ, कसूर यहाँ पे 30 किलोमीटर के फासले पे है, मेरा हल्का शुरू हो जाता है। अभी भी डेली कैंडिडेट्स आकर वहाँ पे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का ऐलान कर देते हैं, अगले दिन शुरू हो जाते हैं। क्या ये इलेक्शन हो रहा है? तो हम ये कहते हैं कि ये चीज़ें न करें, इसका नुकसान होगा। हम, आपको नहीं याद आसफ जरदारी साहब को कहा गया था कि आप छोड़ें ये सब कुछ? उन्होंने कहा था कि मुझे एम्बुलेंस में ले जाएं, मैं जाऊंगा नहीं यहाँ पे। 18वीं तरमीम के बाद क्या क्या हुआ था? तो ये आपको भुगतना पड़ेगा और इसके लिए स्टैंड करना पड़ेगा, खड़े होना। चौधरी साहब, पीपल्स पार्टी ये चाहती है कि दोबारा से फिर हम ऐसी चीजें करें जिससे हम जमहूरियत को आगे बढ़ाएं। और जमहूरियत भी एलिटिस्ट जमहूरियत नहीं चाहिए मुझे, जिसमें मैं भी या मेरे जैसा बंदा इलेक्शन ना लड़ सके। अवाम की जमहूरियत चाहिए। कितना पैसा चाहिए इस इलेक्शन के लिए, कहाँ से लाएंगे हम लोग? और मैं आज वड़ाई साहब से बात कर रहा था, मेरे जैसे सियासी कारकुन एक आध इलेक्शन के बाद बाहर हो जाएंगे इस सारे प्रोसेस से। जो बिलियनियर क्लब है वही वापस आ जाएगी। तो कैसे हम फिर, हमें मल्टी डायमेंशनल लड़ाई है, पार्टियों के अंदर भी, जमहूरियत के लिए भी, और सिर्फ जमहूरियत के लिए नहीं, इस एलिटिस्ट जमहूरियत के खिलाफ भी हमें लड़ना है। और ये सियासी कारकुन नहीं लड़ सकते। मुझे इजाजत दीजिए, मैं दो इसमें एक सवाल करूं, उसके साथ ही अगर आप जवाब दीजिएगा इसको, अगर आप चाहें। जी। देखिए, मैंने अभी तक कोई ऐसी बात नहीं की, मेरे दोस्त बार बार बात कर रहे हैं। मैं कोई आपको बलूचिस्तान के दोबारा रेफरेंसेस नहीं देना चाहता। ठीक है, हर पार्टी ने गलतियां भी की हैं और हर पार्टी ने ज्यादतियां भी की हैं। अभी भी कुछ लोगों को, जिनको कहा गया है आखिरी वक्त के अंदर कि आप एक मखसूस पार्टी ज्वाइन करें बलूचिस्तान में, उनको क्यों कहा गया है? अगर आप किसी चीज़ का हिस्सा नहीं है और सिर्फ दूसरे ही हिस्सा हैं, तो फिर ये हिस्सेदारी पड़ कैसे रही है? इस वजह से मैं आपको कह रहा हूं कि जो बात वड़ाइद साहब कर रहे हैं वो सही बात है। आपको एक ट्रूथ का एक बनाना पड़ेगा, तरीका कार ट्रूथ और रिकंसिलिएशन का। उसमें जी, मैं मान रहा हूं आपकी बात। मैं ये कह रहा हूं कि आपको ये बात करनी होगी हर पार्टी को, बजाय इसके कि हम ये कह रहे थे, आप ये कह रहे थे, फिर वो दूसरा बंदा मजबूर होकर कहता है फिर मैं भी आपको बता देता हूं कि उस वक्त कौन कौन क्या क्या कर रहा था। ये मुनासिब नहीं है, इसी से तफरीका फैलता है। मैं आपको कह रहा हूं यहां पे कि आप सारे हाथ मिलाएं और हाथ जोड़ें भी अवाम के सामने, और मानें कि किस किस वक्त क्या क्या हुआ है। और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता हम सारे मिलके, इस वजह से नहीं कि मानने में या कहने में या उंगली उठाने में दूसरी, आप कह रहे हैं आवाम के सामने जाके हाथ जोड़ो, सामने जाके किसी और जगह पे जाके हाथ ना जोड़ो, हाथ जोड़ें और माफी मांगें, और उसके बाद एक सफर को दोबारा से शुरू करें बेस्ड अपॉन सम रूल। जो जिन चीजों को आपने जो पहला सवाल पूछा था कि वो क्या होना चाहिए, वो एक रूल बेस होनी चाहिए। हमारी गुफ्तगू जारी है। ग्रेट डिबेट में एक ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है, ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। ग्रेट डिबेट में दोबारा खुश आमदेद। दो मिसालें मुझे अगर इजाज़त दें मैं आपको देना चाहता हूं, जो कि आपके इस मिसाक में भी थी, और हम बेहतरी की तरफ जाना चाहते थे कि एहतसाब का निज़ाम क्या होगा, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कैसे होंगे। उसके बाद में कानून साजी करके आइन में उसको शामिल किया गया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर या दूसरे इलेक्शन कमीशन के ममरान को किस तरीके से अपॉइंट किया जाएगा, नैब चेयरमैन कैसे अपॉइंट होगा। हमने देखा कि नून लीग और पीपल्स पार्टी के दौर में जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल को आप दोनों जमातों ने, लीडर ऑफ द अपोजिशन और लीडर ऑफ द हाउस ने अपॉइंट किया। लेकिन क्या हुआ, फिर दोनों जमातों ने इल्ज़ाम लगाया कि इस आईनी अपॉइंटमेंट के बाद भी हमारे साथ इंसाफ नहीं हुआ, हमें विक्टिमाइज किया गया। जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज है सिकंदर सुल्तान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और नून लीग ने मिलकर उनको लगाया। आज वही तहरीक इंसाफ कहती है कि ये जानिबदार है, ये हमारे खिलाफ है। तो ये चीज़ें मीसाक में भी थी, आइन में भी थी, उसके वो नताइज क्यों नहीं हासिल हुए थे? सॉरी जी प्लीज। देखिए, ये सब चीज़ें हम आइन में लिख देते हैं, लेकिन आइन के अंदर रूह नहीं है ना। असल बात ये होती है, आप जिस किसी को भी
मुतय्यन करते हैं। अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर इतना खुद मुख्तार है या इलेक्शन कमीशन इतना खुद मुख्तार है कि इससे ज़्यादा खुद मुख्तारी मुमकिन नहीं है। इसी तरह नैब के जो अहदेदार हैं, जो चेयरमैन साहब हैं, इंतहाई खुद मुख्तार है। कागज़ पे आप इससे ज़्यादा खुद मुख्तारी नहीं दे सकते, लेकिन दिल खुद मुख्तार नहीं है, रूह खुद मुख्तार नहीं है। उसकी वजह है, और वजह वही है कि जो भी एक ओहदे पे बैठता है वो कुछ देर के बाद उसको नज़र आता है कि इस ओहदे में जो मुझे खुद मुख्तारी दी गई है वो बेईमानी है। तो खुद मुख्तारी है या ताकत उसको कहीं और से मिलती है, ये सवाल है। देखिए, कानूनन तो है उसके पास ताकत, कानूनन उसके पास ताकत है, उसको आइन ताकत दे रहा है, लेकिन वो फिर भी अपने आप को कमज़ोर समझता है। अच्छा, एक सवाल यहाँ पे और है कि जो 2006 का जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी था उसमें ये वादा किया गया था कि निगरान हुकूमत कायम होगी और निगरान हुकूमत जो है उसकी निगरानी में नए इलेक्शन होंगे और फिर निगरान हुकूमतें आएंगी। अब ये बड़ा बुरा तजुर्बा साबित हो रहा है। तो यही मेरा सवाल है कि अगला चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जो है उसमें क्या ये वादा करना चाहिए कि आइंदा पाकिस्तान में कोई निगरान हुकूमत नहीं आएगी? मीर साहब, सवाल निगरान हुकूमत का नहीं है, सवाल है इलेक्शन कमीशन का। हाँ। मुझे ये बताएं कि मेरे ज़िले के अंदर डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर बैठा है ना, वो DRO क्यों नहीं है? कभी आप अदलिया के कंधे पे रख देते हैं बंदूक, कभी आप इंसामिया के कंधे पे रख देते हैं। वो क्या करते हैं? उनके पास ROs नहीं है। मेरे हल्के ज़िले के 4 हल्के हैं। वो अगर बुरा इलेक्शन करवाते हैं जिम्मेदारी लें, अगर अच्छा इलेक्शन करवाते हैं जिम्मेदारी लें। वो कभी किसको देखते हैं? कभी अगर इलेक्शन कमीशन का डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर DRO हो और ये सब कुछ हो रहा हो तो फिर लेकिन सवाल तो ये है ना कि जिम्मेदार होगा। इंडिया के अंदर क्या है, 3 लोग हैं ना इलेक्शन करवाते, 3 लोग हैं। एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है, एक सीनियर मेंबर होता है, एक जूनियर मेंबर। हर बंदे ने 6 साल के लिए आना है और वहां पे कोई हिल के तो दिखाए। अच्छा, अब इस पे अहमद बिलाल महबूब साहब आप क्या कहेंगे कि ये जो निगरान हुकूमत पाकिस्तान में कहा गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि खैबर पख्तूनख्वा पंजाब में 3 महीने के अंदर इलेक्शन करवाओ, नहीं इलेक्शन हुआ, एक साल से निगरान हुकूमत चल रही है। तो ये जो 2006 का जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी है इसमें जो निगरान हुकूमत का जो पॉइंट शामिल किया गया था वो तो गलत साबित हो गया, अब इसको निकाल दिया जाए। देखिए, ये जो निगरान हुकूमत का फार्स है ना, फार्सिकल ये सिस्टम है। आप अंदाज़ा फरमाएं कि इस वक्त भी जो निगरान हुकूमत है उसके जो निगरान वज़ीर आज़म है उनका ताल्लुक एक सियासी जमात से था, सिटिंग सेनेटर थे। ठीक है, उन्होंने वज़ीर आज़म की जब उनको पेशकश हुई तो उन्होंने उसको इस्तीफ़ा दे दिया। वज़ीर दाखिला जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैबिनेट मेंबर थे वो रिज़ाइन करने तक भी बाप के मेंबर थे और सेनेटर थे, और ये उनकी सेनेट के ऊपर लिखा हुआ था। हमने बार बार तवज्जो दिलाई कि ये एक पार्टी के अहदेदार हैं, इसके बावजूद वज़ीर दाखिला है वो नहीं हटाए गए, खुद छोड़ा तो छोड़ा। इसी तरह से दूसरे लोग जो बाद में हटाए गए कई महीनों के बाद खैबर पख्तूनख्वा में, वो भी सियासी पार्टियों के थे। मैं ये समझता हूँ कि ये तजुर्बा अब भी सियासी पार्टियों के अभी भी लोग मौजूद हैं। ये बिल्कुल एक ऐसा निज़ाम है जो नाकाम हो चुका है, हमारा ख्याल था, लेकिन उसकी बुनियाद फिर वही है जिसके ऊपर हम बार बार तवज्जो दिला रहे हैं और बार बार कह के हम अपनी जान के ऊपर अज़ाब नहीं डालना चाहते, लेकिन हकीकत यही है। लेकिन मेरे ख्याल में अब बजाय इसके कि एक जानिबदार केयरटेकर गवर्नमेंट हो और उसके लिए नई इंडक्ट की जाए और उसके लिए एक नया ढांचा बनाया जाए, अगर जानिबदारी किसी हद तक करनी है तो वही गवर्नमेंट चलती रहे। हाँ। और पावर्स जो है वो आप इलेक्शन कमीशन को दें, इलेक्शन कमीशन एहतियात से मुंतखब करें, लेकिन उसके अंदर इंटरफेरेंस ना हो। फिर जो इदारे जिनको ज़िम्मा दिया गया वही करें। ये फरमा रहे जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर है, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर बेचारा इस काबिल नहीं होता, उसके पास ना वो इख्तियार होता है ना उसका वो ग्रेड होता है, इसलिए वो इलेक्शन नहीं करवा सकता। क्यों नहीं करवा सकता? और चले वो करवा भी ले, अगर उसको आप RO बना भी दें आप तो नीचे जो 8 लाख लोग पोलिंग स्टाफ है वो कहाँ से आता है? वो वहां से प्रिजाइडिंग ऑफिसर इंडिया में क्या है जी? नहीं, इंडिया के एक DRO होता है, हर डिस्ट्रिक्ट का इंचार्ज होता है। इंडिया की बात वो नहीं है जो हमारी रिवायत पैदा हो चुकी है। नहीं, मसला ये है कि अगर आपका ऊपर से प्रोसेस ठीक है, ऊपर से फिर प्रोसेस देखें ना, वहां पे तो इंडिया में गवर्नमेंट बैठी होती है ना, वही गवर्नमेंट बैठी होती है जब इलेक्शन होता है। बरतानिया में वही गवर्नमेंट बैठी होती है, अमेरिका में वही गवर्नमेंट बैठी होती है। सवाल यही है कि क्या इलेक्शन कमीशन का DRO जो है वो उसको वो पावर दे ना, वो 3 अफसर फड़का दे, वो उस जिले के 3 अफसर फड़का दे। मैं देखता हूँ चौथा कैसे जरूरत करता है। मसला ये है वो फड़काने के क्यों नहीं, उसके पास पावर्स है। साहब को जरा कुछ देखिए, हम जनरली ये कहते हैं कि स्ट्रैटेजी इज नॉट और पॉलिसी इज नॉट वर्थ द पीस ऑफ पेपर ऑन विच इट्स प्रिंटेड if it doesn't translate into actions.
यानी आपने ये तमाम चीज़ें लिख दी। बाकी ममालिक ने ये फैसला किया कि कोई भी इस तरह की अपॉइंटमेंट, छोटी इससे अपॉइंटमेंट, इससे कहीं छोटी अपॉइंटमेंट जो है वो काबीना के सामने पेश होंगे, सेनेट में पेश होंगे, नेशनल असेंबली में पेश होंगे, बाकायदा उनसे सवालात पूछे जाएंगे कि भाईजान आपने फ़लाँ वक्त क्या किया था। ये आपका पूरा 30-35 साल का चट्ठा पड़ा हुआ है। किसी भी अपॉइंटमेंट से पहले तमाम सियासी जमातें बैठ के वहाँ पे कई कई दिन ग्रिल करती हैं, पुराने कागजात इनकम टैक्स के निकल आते हैं, यूनिवर्सिटी के लिखे हुए कागज़ सामने आ जाते हैं, उसके बाद फैसला किया जाता है कि किसने नैब चेयरमैन लगना है, किसने इलेक्शन कमीशन का लगना है हेड। अगर ये पब्लिक डोमेन में आ जाए, पब्लिक स्क्रूटनी में आ जाए, कैमरे लगे हों, उनके सामने सवालात पूछे जा रहे हों, तो दो बंदे फिर उनकी अपॉइंटमेंट नहीं कर सकते। वो फिर अवामी मुफाद में नहीं होगा तो अवाम के सामने आ जाएगा। और उसके बावजूद अगर रोल करने की कोशिश की जाएगी इसको कि ये अवामी मुफाद में भी नहीं है, प्रेजुडिशल भी है, इसकी एक ख़ास किस्म की एफिलिएशन भी है, इसका इंटेलेक्चुअल नुक्ता नज़र जमहूरियत के ख़िलाफ़ है, इसने फ़लाँ फ़लाँ वक्त में फ़लाँ फ़लाँ आदमी के ख़िलाफ़ जुल्म किया है, औरत के ख़िलाफ़ जुल्म किया है, जो चीज़ें निकलती हैं जब सेनेट हेयरिंग होती है बाकी ममालिक में या आपके पार्लिमान में ये डिबेट, उसके बाद आप कर लें अपॉइंटमेंट। आपको 3-4 हफ्ते की ये डिबेट करवाने से किसने रोका है? यानी अगर आइन की स्पिरिट ये है, चाहते आप ये हैं कि अच्छी जगहों पे अच्छे लोग लगें, तो उनकी अच्छाई जो है वो लोगों के सामने उसका ज़हूर होने दें, ठीक बात, उधर बात गुफ्तगू करें, और उसके बाद अगर कोई अच्छा आदमी आपको नजर आ जाए तो फिर उसको लगा दें। उसमें तमाम पार्टीज, मल्टी पार्टी डिबेट से आगे आएंगे। एक मैं मिसाल देना चाहता हूँ। आपको पता है MS गिल जब इंडिया के चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे तो उन्होंने वाजपेयी जो प्राइम मिनिस्टर था, एक यात्रा पे उसने जाना था, उसने खत लिखकर रोक दिया था कि आप अगर जाएंगे तो आपको इलेक्शन कमीशन का अमला लेगा और सीधा यात्रा पे जाएगा और वहां से वापस लेकर आएगा और हमारा जहाज जाएगा। और उसने कैंसिल कर दिया था अपना प्रोग्राम, क्योंकि उन्होंने प्लान किया था कि ये रास्ते में हम इसका 6 इस्तकबाल रखवाएंगे। तो जब तक ये इख्तियार जो इलेक्शन कमीशन के पास है वो इस्तेमाल नहीं करता, तो कैसे ये सारा प्रोसेस ठीक हो? देखिए, सवाल तो यही है ना कि इख्तियारात क्यों इस्तेमाल किए जाते हैं या क्यों इस्तेमाल नहीं किए जाते हैं। तब वो इख्तियारात जो इंडियन चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास हैं, हमारे इलेक्शन कमीशन के पास हैं, हमारे नैब के पास हैं, लेकिन हम देखते हैं कि वो तवातुर से आला बनते हैं, वो आलाकार बनते हैं किसी मकसद का। वो मकसद किसका होता है? वो अवाम का मकसद नहीं होता। असल मसला वही है। देखिए, कागज़ पे आप जो मर्जी लिखते हैं, आप सेनेट हेयरिंग्स करा लें किसी ओहदे पे तैनाती के लिए, अगर सेनेटर साहिबान को शाम को ये बताया जाएगा कि तुम्हारी ऑडियो हमारे पास है, तुम्हारी वीडियो हमारे पास है, कल तुमने ये नहीं करना या यूं करना है, तो क्या होगा फिर? इसलिए पूरा निज़ाम जो है हमारा एक तरह से एक शिकंजे में है, हॉस्टेज है। और ये जो एक्स्ट्रा एक जुडिशल जो चीज़ हमें नज़र नहीं आती, जो गैर मर्रई है, वो असल में हमारी हकीकत है। हम कागज़ पे तो बहुत कुछ लिखते हैं। मैं अक्सर ये सोचा करता हूँ कि चेयरमैन नैब का जो होता है इतना बाइख्तियार है, इतना ये खुद मुख्तार है, ये क्यों एक के बाद दूसरा चेयरमैन क्यों इस तरह के फैसले करता है? एक कहता है कि मैंने इन सबको जेल में करना है, दूसरा आता है तो कहता है कोई मुकदमा है ही नहीं इस काबिल कि उसको देखा जाए, उसको परसू किया जाए। तो बिल्कुल जो ही स्क्रिप्ट बदलती है वो उन चेयरमैन साहब की जुबान भी बदल जाती है, उनकी गुफ्तगू बदल जाती है। तो ये क्यों ऐसा होता है? 4 साल तक PTI पे भी इल्जाम लगता रहा कि उसी नैब को आपने इस्तेमाल किया। ये भी कहने की बात है। जो पावर में होता है, यकीन माने वो नहीं चाहता कि इदारे दुरुस्त हो, चाहता है मैं अपने मफाद में इदारों को इस्तेमाल करूं। एक मिनट रुक जाइए। देखिए, ये कोई भी मेरी नज़र में सियासी हुकूमत पावर में नहीं होती। ये बिल्कुल एक किताब डॉक्टर मुबशर ने लिखी थी, ये पीपल्स पार्टी का बड़ी कॉन्ट्रीब्यूशन है फिक्र के हवाले से। उनकी किताब थी डॉक्टर मुबशर की, द मिराज ऑफ पावर। और वो यही कहते हैं कि हम समझते रहे कि हम पावर में आ गए हैं, लेकिन वी हैड ओनली अस्यूम्ड ऑफिस। अब इसी पर हम दीगर जमातों का भी मौक़िफ़ हासिल करेंगे। मुस्तफ़ा कमाल साहब, आप बताइएगा कि पाकिस्तान अगर एक नए मिसाक की तरफ जाता है तो उसके बुनियादी नुकात क्या होने चाहिए? जी, यकीन मिसाक जमहूरियत के बुनियादी नुकात सबसे पहले तो ये कि जो हमारा आइन है, मौजूदा आइन है, उस आइन को क्या हम अपनी मर्ज़ी के पॉइंट्स को, शिकों को अपने ऊपर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और बकिया से इगराज करते हैं, बकिया से बचते हैं। फ़र्ज़ करें कि कोई डिक्टेटर आ जाए तो हम कहते हैं आर्टिकल 6 लगाओ, लगनी चाहिए। लेकिन भाई वही आइन जो है वो कह रहा है कि आप आर्टिकल 140A में इख्तियारात, वसाइल, फाइनेंसेस जो पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव इख्तियारात और वसाइल आपको ग्रास रूट लेवल पे देने, वो नहीं देते। हम उसी आइन में लिखा हुआ है कि आप जो है वो आप अगर इलेक्शन कराएंगे हर टेन्योर के बाद, उसी आइन में ये भी लिखा हुआ है कि लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन कराएंगे, आप 5-5 सालों तक पूरे पाकिस्तान में एडमिनिस्ट्रेटर लगाकर
अनइलेक्टेड मेयर लगाकर, एडमिनिस्ट्रेटर लगाकर आप सैकड़ों अरब रुपए उससे खर्च कराते हैं और आप कहते हैं जमहूरियत, कोई आपको तकलीफ नहीं होती। तो पाकिस्तान के में जो जमहूरियत की जो पॉइंट्स हैं उसमें सबसे पहली बात है कि इख्तियारात और वसाइल अवाम के डोर स्टेप तक। वज़ीर आला हाउस से जो 18वीं तरमीम हुई है, ये जो सूबाई खुदमुख्तारी का नारा लगकर जो नारा लगा और उसके बाद वफाक से सूबों को इख्तियारात और वसाइल ट्रांसफ़र हो गए, वो सूबों के वज़राए आला के हाउस में आकर पार्क हो गए। वहाँ से डिस्ट्रिक्ट को, सिटीज़ को, शहरों को, तालुका यूनियन काउंसिल्स को, लोगों के डोर स्टेप पे वो इख्तियारात और वसाइल नहीं पहुँचे और एक्यूमुलेशन ऑफ पावर हो गई, एक्यूमुलेशन ऑफ फंड्स हो गए सारे। इसको नीचे ट्रिकल डाउन करना है। तो ये साबित हो गया कि सूबाई खुदमुख्तारी से मुल्क खुदमुख्तार नहीं हुआ, लोग खुदमुख्तार नहीं हुए, अब ज़िलाई खुदमुख्तारी की ज़रूरत है। तो इसके लिए आइन में इस में तब्दीली की ज़रूरत है, आइन में उसको और फर्दर ट्रिकल डाउन कराने की ज़रूरत है ताकि किसी की तशरीह ना रह सके। इसी तरह से हमारे यहाँ हेल्थ और एजुकेशन के ऊपर जो बेसिक क्लॉज दिए हुए हैं कि मुफ्त होगी तालीम और कंपलसरी होगी तालीम, नहीं है। तो और इसी तरह से जो है हमारे पास जो है वो नौजवानों जो यूथ बल्ज है हमारे पास जो है उसको हमें चैनलाइज करने का कोई हमारे पास इस वक्त मैकेनिज्म कोई नहीं देता। इन बातों को तय करना कि भाई हमें यूनिवर्सिटीज़ में तालीम ऐसी, करिकुलम ऐसा जिसमें सब राज़ी हो जाएं और उस करिकुलम में ऐसी चीज़ हो कि जो हम आज की जदीद दुनिया की चीज़ें पढ़ाएं, जिसको हम अपनी ह्यूमन रिसोर्स को ह्यूमन कैपिटल में कन्वर्ट करके उसको हम जो है दुनिया भर में भेजें, जिस तरह से इंडिया ने भेजा है। शहर बनाना है मुल्क में, इन्फ्लक्स पाकिस्तान में 70 सालों में एक शहर बनाया आपने, इस्लामाबाद, प्लैंड सिटी एक, वो आपने हुक्मरानों के लिए बनाया, ब्यूरोक्रेट्स के लिए बनाया। पाकिस्तान में आपने इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से शहर ही नहीं बनाए। ये वो नुकात होने चाहिए जिसके ऊपर तमाम सियासी पार्टियों को बैठकर एक मिसाल के जमहूरियत में हम सियासत करेंगे, एक दूसरे के खिलाफ बात करेंगे, लेकिन इन सारी बातों के ऊपर हम कमरा बंद करके जब हम नरेंद्र मोदी से मज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं तो मुल्क की बका और सलामती उसको आगे बढ़ाने के लिए सारी पार्टीज़ के लोग, मैं जब सारी कह रहा हूँ तो सारी पार्टीज़ के लोग इकट्ठे क्यों नहीं बैठ सकते, सारे स्टेक होल्डर इकट्ठे क्यों नहीं बैठ सकते और चंद नुकात ऐसे तय क्यों नहीं कर सकते कि जिसके ऊपर बिल्कुल ये रिटन सहीफा हो जाए कि इसके ऊपर जो है ये जो तय है सारी चीज़ें, किसी की भी हुकूमत हो उसने इसके ऊपर अमल दरामद करना है। इमल वली खान साहब, आप बताइएगा कि अगर पाकिस्तान नए मिसाक की तरफ आगे बढ़ता है तो उसके खदोखाल क्या होने चाहिए? मेरे ख्याल में उसके बुनियादी नुकात तो यही होने चाहिए कि हर इदारा अपने आईनी जो दायरा कार है उसके अंदर रहते हुए काम करे और हर कोई भी इदारा दूसरे इदारे पे काबिज या हमलावर ना हो और हर इदारा खुद एहतसाबी का अमल करे। मैं ये कभी नहीं कहूँगा कि एक इदारा उठ के दूसरे इदारे को ठीक करे या दूसरा उठ के पहले को ठीक करे, नहीं, हर इदारा, वो जुडिशरी है, वो पार्लियामेंट है, वो फौज है, वो मीडिया है, हर जो ये बुनियादी सतून हैं, ये सब बैठ के ख़ुद एहतसाबी करे और ख़ुद एहतसाबी के अमल को मेरे ख्याल में उसमें पाकिस्तान को तरजीह देते हुए या पाकिस्तान के अवाम को तरजीह देते हुए एक मिनिमम एजेंडे पे मुत्तफिक होना चाहिए। सिराजुल हक साहब, बाकी हमारे मेहमानों ने भी इस पर बात की है, आप बताइएगा कि जमात इस्लामी का इस हवाले से क्या मौक़िफ़ है कि बुनियादी नुकात नए मिसाक के हवाले से क्या होने चाहिए? जब जमातों के अंदर खुद ही जमहूरियत ना हो और वहाँ कारकुनान की कोई इज़्ज़त और वक़्त ना हो, वहाँ कोई शुराई निज़ाम ना हो, वहाँ कोई एहतसाब का निज़ाम ना हो, वहाँ कोई तरबियत का निज़ाम ना हो, तो आप उन लोगों को इकट्ठा भी करेंगे, उससे क्या बनेगा? जिस तरह पानी में आप जितना भी मदहानी चलाएंगे उस पर मक्खन आपको कभी भी नहीं मिलेगा। इसलिए अगर मुझे ज़रूरत है एक पाकिस्तानी की हैसियत से कि यहाँ एक हकीकी जमहूरियत हो, तो फिर मुझे उस जमात का साथ देना चाहिए जिसके अंदर भी जमहूरियत हो। तो अगर आप चाहते हैं कि एक जमहूरी पाकिस्तान आपको मिले जिसमें आपके वोट की अहमियत हो, आपकी राय की अहमियत हो, आपकी सलाहियतों का कोई एतराफ़ करे, तो उसके लिए ऐसे एक जमात का तलाश करने की ज़रूरत है। तो मैं पाकिस्तानियों से बात करूँगा कि एक हकीकी जमहूरी जमात तो जमात इस्लामी है। तो मैं एतमाद के साथ बात करता हूँ, अपने माजी कल के बजाय नहीं, मैं माजी की बुनियाद पर बात करता हूँ कि एक करप्शन फ्री पाकिस्तान, एक हकीकी जमहूरी पाकिस्तान, एक क्लीन पाकिस्तान,
और एक ग्रीन पाकिस्तान के लिए फिर आप जमात इस्लामी का इंतखाब करें। हमारी गुफ्तगू जारी है। ग्रेट डिबेट में एक ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है, ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। ग्रेट डिबेट में दोबारा खुश आमदेद। सलमान अकरम राजा साहब माशाल्लाह मैं बहुत इनको सराहता हूँ, इनके बहुत बड़े कानूनदान भी हैं और दानिशवर भी हैं, लेकिन इनसे मुझे इख्तलाफ यह है कि देखें चाहे डॉक्यूमेंट जो है उस पर अमल दरामद ना भी हो, जस्टिस मार्शल के फैसलों पर पूरे एक रजीम में अमल दरामद नहीं हो, लेकिन फिर वक्त आता है तो उन पर अमल दरामद हो जाता है। जनरल मुशर्रफ के खिलाफ फैसला जो था अनडू कर दिया गया, लेकिन फिर वक्त आया कि वो फैसला हो गया। इसलिए हर डॉक्यूमेंट की, कॉन्स्टिट्यूशन की, हर मुआहदे की कदर है। हाँ, उसके लिए वक्त होता है, उसके पीछे से पुश होती है, स्ट्रगल होती है, वो लैकिंग है। उसको अगर आप ऐड करेंगे कि उसके पीछे बिल लाएं, सारे लोगों को इकट्ठा करें, वफामत करें, फिर उसके लिए स्ट्रगल करें सारे मिलकर, तो फिर उसी चीज की अहमियत हो जाएगी। और मेरा कोई इख्तलाफ नहीं है, मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि जो स्ट्रगल है ना सिर्फ सियासी जमातों की नहीं, पूरे माशरे की होनी चाहिए। आप देखिए जब इनकलाबे फ्रांस आते हैं, बड़ी शानदार किताब है रेवोल्यूशन ऑफ द माइंड, प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर साहब की, उन्होंने रिसर्च की, उन्होंने उससे पिछले 100 साल के जो लोग एक दूसरे को खतूत लिख रहे थे ना, और वो डिलीवर नहीं होते थे, वो डाकखानों में पड़े रह जाते थे, उन खतूत का मुतालिया किया और उन्होंने साबित किया है कि पूरा माशरा जो है जमहूरी हो चुका था। इनकलाबे फ्रांस जो है वो किसी एक जमात ने नहीं बर्पा किया था, वो पूरे माशरे ने बर्पा किया था। क्या हमारा माशरा जमहूरी है? देखिए जब इलेक्शन नहीं हुए 90 दिन में, मैंने कहीं तकरीर की, मैंने कहा फॉर मी द स्काईज विल फॉल, आसमान गिर जाएगा अगर 90 दिन में इलेक्शन ना हुए। लेकिन माशरे में कितने लोगों ने कहा कि आसमान गिर जाएगा? आपको मानना पड़ेगा कि कुछ ऐसे उसूल हैं, कुछ ऐसी लकीरें हैं आइन की, उन पे अगर अमल ना हो तो वाकईतन आसमान गिर जाता है। ये जो मुआशरे की आप बात कर रहे हैं ना, ये जिम्मेदारी जब आप आके इस कुर्सी पे बैठते हैं, हम बैठते हैं, चौधरी साहब बैठते हैं, तो हम ये जिम्मेदारी कबूल करते हैं। हम ये कहते हैं कि हम मुआशरे के अंदर इस नैरेटिव को लेकर जाएंगे। और आज की भी जो तमाम गुफ्तगू हो रही है, जिसको मैं सोहेल साहब से बार बार अग्री कर रहा हूँ कि जिस चीज़ को ये स्ट्रगल कह रहे हैं और मैं भी स्ट्रगल कह रहा हूँ, वो स्ट्रगल ही ये है कि इस गुफ्तगू को अवाम तक ले जाया जाए, अवाम को मोबिलाइज किया जाए, क्योंकि ये गुफ्तगू अगर आप सिर्फ कागज़ की बात करेंगे तो सिर्फ कागज़ की रह जाएगी। अगर आप कहेंगे कागज़ की हैसियत नहीं क्योंकि कुछ हो नहीं रहा तो कुछ भी नहीं होगा। लेकिन अगर आप कहेंगे कि कुछ होगा, हम कई चीज़ें हारेंगे, कई चीज़ें जीतेंगे, हम इंगेजमेंट से बाज नहीं रहेंगे, हम जो जमहूरी स्पेस है आज 2006 चले जाएंगे, हम आपको याद दिला के बता सकते हैं कि दिस इज व्हाट यू हैड साइंड। लेकिन एक तदरीज तरीके से जिन्हें समाज के अंदर से लड़ना होता है, स्टूडेंट्स यूनियन, ट्रेड यूनियंस, किसानों की तंजीमें, वो सारी की सारी बर्बाद कर दी गई, ख़त्म कर दी गई। वो होती हैं जो समाज को लेकर आगे बढ़ती। यहाँ पे लेंगे एक ब्रेक, लेकिन ब्रेक में जाते जाते इस इशू पे बात करेंगे कि अगर नया कंसेंसस होता है, मीसाक होता है, तो पार्टीज का कंसेंसस, इत्तेफाक राय किन किन नुकात पर होना ज़रूरी है। और इस पर सबसे पहले हम बात करेंगे हाफिज़ अब्दुल्ला साहब से, और फिर मंजूर काकड़ साहब, और इसके बाद सफदर अब्बासी साहब का मौक़िफ़ भी आपके सामने रखेंगे। देखिए, मिसाक जमहूरियत में मैंने आपको बता दिया कि जमीयत उलमा इस्लाम के मुताबिक मिसाक जमहूरियत का बुनियादी खद व खाल 73 का आइन है। अब आप उसमें आप देखिए कि मिसाक जमहूरियत का खद व खाल क्या होना चाहिए, बुनियादी उसूल क्या होनी चाहिए। देखिए, जमहूरियत कहते किसको है? जमहूरियत कहते हैं आवाम की हुक्मरानी को, लेकिन ये आवाम की हुक्मरानी किसके लिए हो? चंद मखसूस तबके के लिए, चंद मखसूस ख़ानदानों के लिए, चंद मखसूस जमात और उसकी खवास के लिए, चंद मखसूस इदारों को खुश करने के लिए। जमहूरियत में हुकूमत जमहूर की होगी, आवाम की फलाह और बहबूद, जमहूर की फलाह और बहबूद के लिए कि कौम तरक्की कैसे करेगी। वो तमाम इक़दामात जिससे कौमी तरक्की की ज़मानत है, वो इक़दामात क्या होंगे? ये तमाम चीज़ें मिसाक़ जमहूरियत जो 73 का आइन है उसमें मेंशन है कि हमने तालीम के मैदान में क्या करना है, सेहत के मैदान में क्या करना है, हमने
रोज़गार के हवाले से क्या करना है, हमने गुर्बत के ख़ात्मे के लिए क्या करना है, हमने पाकिस्तान को और कौम को माशी तौर पर कैसे मजबूत करना है, सियासी तौर पर कैसे मजबूत करना है, खारिजा पॉलिसी के हवाले से कैसे पाकिस्तान को हमने मजबूत करना है, इदारा जाती सूरत में हम पाकिस्तान को कैसे मजबूत करेंगे, पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी को कैसे हम साबित कर सकेंगे। तो लिहाजा अगर आप जमहूरियत मजबूत करना चाहते हैं तो इस मुल्क में आइन की हुक्मरानी होनी चाहिए, कानून की बालादस्ती होनी चाहिए, पार्लियामेंट सुप्रीम होना चाहिए। इसी गैर सियासी अशराफिया गैर जमहूरी क़ुव्वत को ये हक़ हासिल नहीं है कि किसी को इक़्तिदार से सबकदोश करे और किसी को लाडला बना के उसको इक़्तिदार पर मुसल्लत करे। ये 76 साल हम यही करते रहे, फ़ायदा क्या हुआ? फ़ायदा तो कुछ भी नहीं है। बहुत कुछ हमने खोया, आधा पाकिस्तान खोया हमने, और मईशत हमारी नहीं है, ना गुफ्तवी है, ज़मीन बोस हो चुकी है। देखिए, मिसाक जमहूरियत पे जब इम्प्लीमेंटेशन होगी, जैसे पहले भी मैंने कहा, और कॉन्स्टिट्यूशन है, जो कॉन्स्टिट्यूशन मुल्क को जो है ना एक अहमियत के आमिल होता है कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें तमाम चीज़ें मौजूद होती है, तमाम हकूक़ उसमें महफूज होते हैं, मुल्क के आवाम के, लोगों के, स्टेक होल्डर्स के, अदारों के, सब के उसमें होते हैं। जो इसमें नुकात की बात हम हमेशा करते हैं, इसमें क्या नुकात होने चाहिए। सबसे पहले तो जो इसमें नुकात होने चाहिए मिसाक जमहूरियत में, उसमें जो 25 करोड़ हवा में उसका जो है ना प्रोटेक्शन होनी चाहिए। सबसे पहले तो ये होगा, उसके हकूक़ की प्रोटेक्शन होनी चाहिए, और उसके साथ साथ यहाँ पे जितने भी उसके बुनियादी हकूक़ है आवाम के, जो 25 करोड़ आवाम है, जैसे हेल्थ फैसिलिटी होनी चाहिए, एजुकेशन के हवाले से, अब नकासी के हवाले से होनी चाहिए, जो दुनिया में लोगों ने अपने आवाम को दी है। अगर हम इसको फॉलो कर ले, अगर हम इसमें कामयाब होते हैं हम देने में, तो मैं ये समझता हूँ कि हम जो मिसाक जमहूरियत की बात करते हैं हम उसमें कामयाब होते हैं। अगर हम इन चीज़ों को पब्लिक को नहीं दे सकते हैं, इस पर हम इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर सकते हैं, तो हमारा यही रोना होगा कि मिसाक जमहूरियत क्या है, कैसे होना चाहिए, नया होना चाहिए, पुराना होना चाहिए। अगर हम इसे निकलना चाहते हैं तो सबसे पहले इस पर हमको इम्प्लीमेंटेशन करनी होगी। देखिए जी, मिसाक जमहूरियत तो बुनियादी चीज़ तो सारी की सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। जब सियासी जमातों के अंदर जमहूरियत ना हो, जब सियासी जमातों के अंदर एक ख़ानदानी वरासतों का तस्वर आ जाए, और सियासी जमातों के अंदर जो कारकुन है उसकी इज़्ज़त ना रहे, तो फिर मेरे ख्याल में जो जमहूरियत भी जो उससे मजरू होती है, जमहूरियत को भी नुकसान पहुँचता है। तो पहली बात तो ये है कि ये सारे अमल के अंदर पार्टी अपने अंदर जो जमहूरियत पैदा करे, पार्टी अब जो है अपने कारकुनों को इज्जत दे, रिस्पेक्ट दे, और फिर जो है साथ ही साथ जो दीगर इदारे वो भी पाकिस्तान के जमहूरी और आइनी स्ट्रक्चर को एक्सेप्ट करें। मैं समझता हूँ कि 73 के आइन में आज भी वो दमखम है कि वो चल सकता है, प्रोवाइडेड हम जो है ना उसको तमाम सही अंदाज में चलाने की कोशिश करें, और उसको जो है तोड़ मोड़ के जो है ना बार बार उसको तोड़ा मरोड़ा न जाए मुख्तलिफ इदारों की तरफ से। तो मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में अगर हम ये बुनियादी बातें दुरुस्त करते हैं, जहाँ पे ये जो बढ़ती हुई पॉलिटिकल खला है, जो वैक्यूम है, जो इसको अगर हम भरने की कोशिश करें, सियासी जमातों के अंदर ये विरासती तस्वर को ख़त्म किया जाए, और दीगर इदारे जो है ना मुल्क की जमहूरियत को सपोर्ट करें, तो मैं समझता हूँ कि आगे हम बढ़ सकते हैं। और यकीनन इस बात की ज़रूरत है कि मिसाक जमहूरियत अगर आना है तो फिर हमें वाइडर पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम में जाना पड़ेगा। दीगर जमातें जो इस वक्त ज़्यादा जो है ना अपने शद व मत से जो है ना पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ कर रही हैं, उनको भी इसके अंदर फिर शामिल करना पड़ेगा।